हेलो दोस्तों, आप सभी का पिलाने क्लासेज के अंदर हार्दिक स्वागत है। आज अपने क्लास स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपनों ने 4 अभिक्रियाएं पढ़ ली थी ऊष्माक्षेपी तक। उससे आगे अपने आज कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद 5 नंबर अपने पास अभिक्रिया थी कि विस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे, विस्थापित कर दे, तो क्या हो जाए, विस्थापन। यानी जैसे कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व वो क्या करता है, कम अभिक्रियाशील तत्व क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो उस अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे CuSO4 प्लस Zn, यानी कम, यहाँ पे Zn क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है और CuSO4 कम अभिक्रियाशील है। तो ZnCu को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित यानी विस्थापित कर देता है और खुद किसके साथ जुड़ जाता है, SO4 के साथ। यानी ये क्या होगी, एक विस्थापन अभिक्रियाशील, यानी अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे। उस अभिक्रिया को अपने क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आपके क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में Zn या Fe डालने पर CuSO4 का नीला रंग धीरे धीरे गायब क्यों होने लगता है। यानी कॉपर सल्फेट का कोई विलयन है, उसके अंदर अगर अपने जिंक या Fe यानी आयरन डालने पर CuSO4 का नीला रंग धीरे धीरे गायब क्यों होने लगता है, इसके बारे में बता रहे हैं। क्योंकि CuSO4 के विलयन में Zn या Fe डालने पर Zn या Fe CO से क्या कर लेते हैं, क्रिया कर ZnSO4 या FeSO4 बना लेते हैं, जिस कारण उत्पाद में CuSO4 नहीं रहता। अतः CuSO4 का नीला रंग धीरे धीरे क्या होने लगता है, गायब। क्योंकि ये भी क्या है कि इसमें भी क्या हो रही है, एक विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्व क्या कर दे रहा है, विस्थापित, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, CuSO4 का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नीचे ये अभिक्रिया लिख देनी है। CuSO4 प्लस Zn क्या बना, ZnSO4 प्लस में Cu। यहाँ पे नीला रंग है, इधर क्या हो रहा है, नीला रंग धीरे धीरे गायब हो रहा है। फिर आगे आता है, कौन ज़्यादा तथा कौन कम अभिक्रियाशील है, यह कैसे पहचाने। यानी अपन ने कैसे पहचाने कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है या कौन कम अभिक्रियाशील है। इसके लिए एक श्रेणी देगी जिसको क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें तत्वों को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में जमाया जाता है, यानी रखा जाता है, वो क्या होती है, सक्रियता श्रेणी। अब सक्रियता श्रेणी आ गई, ये श्रेणी है, यहाँ पे क्या है, धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता, इधर क्या अभिक्रियाशीलताएं दर्शाई गई है। तो पहला अपने पास है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। यानी ये क्या है, सक्रियता श्रेणी में यानी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, यानी सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन है, पोटेशियम है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, और इसके बाद आता है कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यानी सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है, सबसे कम कौन है, Au यानी गोल्ड है। ठीक है दोस्तों, अब आगे आता है 6 नंबर अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का क्या हो, आदान प्रदान। यानी अभिकारकों के मध्य क्या हो, आयनों का आदान प्रदान हो, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4 की क्या करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, Bl पे क्या है +2 चार्ज, Cl पे -चार्ज।
सोडियम पे प्लस चार्ज, SO4 पे माइनस, तो यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान यानी Ba किसके साथ जुड़ जाएगा, SO4 के साथ। Cl सोडियम के साथ क्या बना, BaSO4 प्लस में 2NaCl, यानी यहाँ पे क्या हो गया, आयनों का आदान प्रदान हो गया। जहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो, अभिक्रिया कौन सी होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से एक अभिक्रिया और है, AgNO3 NaCl, क्या बना, AgCl और NaNO3 बन गया। ठीक है दोस्तों, आगे आती है अपने पास अपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, यानी उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उपचयन या ऑक्सीकरण यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, उसे क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। और उपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। ठीक है दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, त्यागे जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से क्या आता है, धनावेश आता है। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण देखो, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो तथा इलेक्ट्रॉन क्या हो, त्यागे जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उदाहरण हो जाएगा 2Mg प्लस में O2, 2Mg प्लस में O2 क्या बन रहा है, 2MgO। ठीक है दोस्तों, यहाँ से Mg और यहाँ से MgO बन गया, क्या हुआ, ऑक्सीजन में वृद्धि। यहाँ पे ऑक्सीजन 0 थी, यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई। फिर Cu प्लस में O2 क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि, तो ये भी क्या है कि उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो CH4O2 क्या बन रहा है, CO2 प्लस में H2O, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन में कमी, तो भी ये क्या होगी, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हुई, वृद्धि, तो भी ये क्या होगी, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे Cu प्लस क्या बन रहा है, Cu से Cu+2, यानी इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया, इसने धनावेश आ गया तो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यह भी क्या हो गई, उपचयन अभिक्रिया। फिर आगे आती है अपने पास अपचयन अभिक्रिया, यानी अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का यानी ऑक्सीजन की कमी हो, उसे क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की कमी हो और इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, इसमें ग्रहण किए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या चार्ज आता है, धनावेश, ऋणावेश सॉरी, यानी इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, ग्रहण करता है तो क्या ऋणावेश चार्ज आता है, उसको क्या बोलते हैं अपने अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की कमी हो तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता हो, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब देखो अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण, CO प्लस H2O Cu, यहाँ से यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी और यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया, ये अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, फिर है H2S और Cl2 क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि, तो अपचयन अभिक्रिया। अब फिर 2O3 प्लस 3CO क्या बन रहा है, 2Fe प्लस में 3CO2, यहाँ से यहाँ क्या हुई, ऑक्सीजन में कमी, तो क्या है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 2CO प्लस में C क्या बन रहा है, 2Cu प्लस में CO2, ऑक्सीजन की कमी, क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है दोस्तों, आगे देखो नेक्स्ट अभिक्रिया, CH4 प्लस में O2 क्या बन रहा है, CO2 प्लस में H2O, क्या हुआ, H2 की वृद्धि, कौन सी अभिक्रिया हो गई, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों,
अभिक्रिया आपको केवल याद करनी है, ये कैसे बना ये आगे का पार्ट है। यहाँ पे आपको केवल इतना ही समझना है कि क्या हो रहा है, अभिक्रिया याद करनी है डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको पूरे कंप्लीट नोट्स से जो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे नेक्स्ट अपनी अभिक्रिया आती है रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन और तथा अपचयन एक साथ साथ होती है उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक ही साथ हो, वो कौन सी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे CuO प्लस में H2O क्या बना? Cu प्लस में H2O, यहाँ से यहाँ क्या हुई? ऑक्सीजन की वृद्धि, तो उपचयन। और यहाँ से यहाँ क्या हुई? हाइड्रोजन की वृद्धि, तो अपचयन। उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो गई, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब आगे क्वेश्चन है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है कैसे? यानी श्वसन है जो एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है वो कैसे है? तो मानव यानी मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाती है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। यानी अपने क्या है? श्वसन भी एक क्या है? ऊर्जा का रूप है। यानी श्वसन से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। इसलिए श्वसन भी क्या है? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। यानी ग्लूकोज है वो O2 से क्रिया करके क्या बना है? 6CO2 प्लस में जल प्लस में ऊर्जा। यानी जिसके अंदर उत्पाद के अंदर प्लस में ऊर्जा लिखी हो वो क्या होती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसलिए श्वसन भी क्या हो गया? एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गया। अब आगे देखो, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव के बारे में नंबर 1 आपके है संक्षारण। यानी संक्षारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये सांद्रित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। यानी जब भी कोई धातु है वो नमी या अपने आसपास की नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो क्या होती है? संक्षारित होने। यानी उस पर क्या जंग लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपने संक्षारण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण है चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना और लोहे पर जंग लगना। ये सभी क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। फिर आगे आती है विकृत गंधिता। तेल व वसा के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन होता है। यानी भी कोई भी खाद्य उपयुक्त पदार्थ है वो क्या है? उपचयित हो जाने पर उसके क्या हो जाता है? विकृत गंधी हो जाता है, तो उसके स्वाद और गंध में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पदार्थों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। ठीक है, तो यानी विकृत गंधिता किससे रोक सकते हैं? यानी उनके अंदर नाइट्रोजन गैस। इसी तरीके से आपने देखा होगा कुछ खाने योग्य पदार्थ आते हैं जैसे कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह, इनके अंदर पैकेट के अंदर आपने हवा भरी हुई होती है। वो क्या होती है? नाइट्रोजन गैस, क्योंकि वो क्या करता है? उसको अशुद्ध होने से बचाती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जैसे आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को कोई भी डाउट लगे, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकता है। और अगर किसी को नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो व्हाट्सएप नंबर है आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, तो वहाँ से व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है कि मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको नोट्सों की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आए या अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।